2022 साल 2021 के मुकाबले निवेश के लिहाज से हम देखें तो कैसा रह सकता है? साफ तौर से हमारे लिए साल 2022 में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, ग्लोबली भी और घरेलू फ्रंट पे भी। बजट में हमने देखा सरकार ने बोरोइंग का आंकड़ा बढ़ाया, बॉन्ड यील्ड्स में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, महंगाई हम सबको परेशान कर रही है, इसके साथ ही यूएस फेड रेट हाइक की ओर बढ़ चुका है। अब इस तरह के समीकरण में इस तरह के ट्रिगर्स को देखते हुए एक आम निवेशक अपने पोर्टफोलियो में कैसे सतर्कता बरते, कहां पे किस तरह से रीबैलेंस करें अपने पोर्टफोलियो को, आज निवेश की एबीसीडी में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ जुड़ रहे हैं इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीआईओ ताहिर बादशाह। ताहिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी के इस खास एपिसोड में। शुरुआत करना चाहती हूं बजट से ही, खासतौर से अगर हम आपके बारे में जाने तो कॉन्ट्रेरियन व्यू रखते हैं आप कई बार। अब ऐसे में बजट पेश हो चुका है, मुझे आपसे ये जानना है कि मीडियम टर्म व्यू अगर बाजार का मैं पकड़ कर लेना चाहूं, बोरोइंग जो है सरकार की बढ़ी रही है और साथ ही में हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स की जो कीमतें हैं उनमें भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पूरी स्थिति में अगर हम देखें तो हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मीडियम टर्म व्यू क्या है? तो जहाँ तक बजट से जुड़ी हुई जो भी पॉलिसीज है और जो भी हमने आंकड़े देखे हैं, मुझे लगता है कि थोड़े बहुत अगर हम थोड़ा डीप डाइव करें और बजट के आंकड़ों को थोड़ा और एग्जामिन करें तो क्लियरली बहुत सारे एरियाज में कंजर्वेटिज्म है, नॉट जस्ट इन FY23 नंबर्स, लेकिन FY22 जो बैलेंस 3 महीने के नंबर्स है या FY22 के खुद के प्रोजेक्शंस है, उसमें भी हमें लगता है कि गवर्नमेंट के सरकार के नंबर्स में बहुत सारे कंजर्वेटिज्म है। और जो बोरोइंग प्रोग्राम उन्होंने रिमाइंडर ऑफ FY22 और 23 के लिए सेट आउट किया है, हमें लगता है कि शायद इतनी जरूरत न पड़े। तो एक तरीके से जो बॉन्ड यील्ड्स में उछाल आया है, प्रॉब्ली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है इन द 10 ईयर इन टर्म्स ऑफ एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक फ्रॉम अ वेरी नियर टर्म स्टैंड पॉइंट, बॉन्ड मार्केट्स ने कुछ हद तक जो हायर बोरोइंग प्रोग्राम है या फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े हैं उनको डिस्काउंट किया हुआ है। फ्रॉम अ इक्विटी मार्केट स्टैंड पॉइंट भी जो हम पिछले कुछ हफ्तों से वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, दैट इज अ consequence of some of the decisions which the central banks around the world, particularly US Fed ने जो लिए हैं over the last 3-4 weeks in terms of their quantitative tightening program, as well as in terms of increase in interest rates and eventually increasing balance sheet, reducing the balance sheet size. तो वो जो पद्धति उन्होंने अपनाई है उसका भी असर मार्केट पे गिरा हुआ है। एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट वहाँ के यील्ड जो है वो वहाँ पे भी 1.9 तक करीब 10 ईयर पहुंच गया है। एंड आई थिंक इट इज डिस्काउंटिंग अ फेयर बिट ऑफ द रेट हाइक्स व्हिच आर लाइकली टू कम अबाउट इन द कोर्स ऑफ 2022। मार्केट ने हाउएवर शायद जो जिस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया है वो ये है कि सेंट्रल बैंक्स की जो पॉलिसीज रहेगी या नीति रहेगी इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, उसका असर इन्फ्लेशन पे क्या होगा और कितना इन्फ्लेशन नीचे आ सकता है, उसकी एज ऑफ नाउ मार्केट उसके प्रोबेबिलिटी को ज्यादा इसको प्रोबेबिलिटी नहीं दे रही है। एंड दैट इज वेयर प्रोबेबली द अपसाइड मार्केट में आ सकता है कि अगर इन्फ्लेशन आने वाले कुछ महीनों में कम हो जाता है एंड सेंट्रल बैंक्स के ऑब्जेक्टिव मीट हो जाते हैं तो एक प्रकार की रिस्क एपेटाइट वापस मार्केट में बन सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। जिस तरह से ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला हम डायरेक्शनली उस तरफ जाते हुए तो दिखाई दे ही रहे हैं, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर कितना इम्पैक्ट इस बढ़ती हुई ब्याज दरों का आने वाले समय में आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, गहराता हुआ देख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि एक लेवल पे इंटरेस्ट रेट जरूर ऊपर जाएंगे, कितनी हद तक जाएंगे वो हमें पता नहीं है, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं कि मे बी इंडिया में भी ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 1 ईयर 25 to 50 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स आ सकता है। लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि उसका असर, पॉलिसीज का जो असर है वो इन्फ्लेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन जो अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ इवन कमोडिटी प्राइसेस, और
जो हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स से सप्लाई चेन रिलेटेड डिसरप्शंस के कारण भी जो इन्फ्लेशन देखा है इंडिया में और एज वेल एज ग्लोबली, वो मुझे लगता है कम होते जाएगा और उसका असर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिव असर शायद मेरे हिसाब से आना चाहिए। मेरा ये मानना है कि पिछले 1-1.5 साल में जो प्रोड्यूसर्स ऑफ कमोडिटीज थे, जो स्टील का उत्पादन करते हैं, एल्यूमिनियम या कॉपर, और उनके जो प्राइसेस बढ़े हुए थे जिसका असर कंज्यूमिंग कंपनीज को हुआ है। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम कंपेयर टू दैट आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में या क्वार्टर्स में जो कंज्यूमर्स ऑफ कमोडिटीज है उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। और अगर कमोडिटी के प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगी। हमने पिछले 2 क्वार्टर्स में और ये क्वार्टर के रिजल्ट सीजन में भी देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस के कारण बहुत सारी बिजनेसेस और कंपनीज के मार्जिन्स पे, ग्रॉस मार्जिन्स पे पर्टिकुलरली बहुत गहरा असर पड़ा है। और मुझे लगता है कि उसका रिवर्जन या रिवर्सल हमें आने वाले 3 या 4 क्वार्टर में दिखाई पड़ेगा। तो एक तरीके से एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज की इंक्रीज हो सकती है और ब्याज के दर ऊपर जाएंगे, वो बात आपकी सही है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारी कंपनीज ने पिछले कुछ क्वार्टर्स में या 2 साल में अपने बैलेंस शीट या डेट को बहुत कम किया है। तो थोड़े बहुत रेट्स या दर, थोड़े इंटरेस्ट रेट्स के बढ़ भी गए तो शायद उसका इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कुछ सिनेरियोज अगर मैं रखना चाहूँ आपके सामने और समझना चाहूँ कि इंडियन मार्केट्स कैसे प्लेस्ड हैं। यूएस फेड रेट हाइक क्लियरली हमने पहले भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन आज की तारीख में बाजार हमारा कितना मजबूत है इसको टैकल करने के लिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एफपीआईज की एग्जिट हो रही है बाजार से और साथ ही डीआईआईज की बढ़ोतरी बाजार में दिलचस्पी, भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम समीकरणों को देखते हुए हम किस तरह से प्लेस्ड हैं और रेट हाइक्स की जहां तक मैं बात करूं, पहले जैसे हमने इसको टैकल किया था, क्या हम उसके मुकाबले काफी मजबूत स्थिति में अभी हैं ताहिर जी? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि डोमेस्टिकली इंडिया की अगर स्थिति हम देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वे वी आर इन द इकोनॉमिक साइकिल, और जो हमारी आज की सिचुएशन है विद रिगार्ड टू आवर ओन इन्फ्लेशन, रिजर्व पोजीशन, इंटरेस्ट रेट्स की साइकिल में हम जहाँ है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, उन सबको अगर मद्देनजर रखें तो हमें लगता है कि वी आर रिलेटिवली बेटर प्लेस्ड। लेकिन ऑब्वियसली ग्लोबल फंड फ्लोज का असर तो हमारे पर भी पड़ेगा। हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से या 2-3 महीने से जो हम एफआईआईज की बिकवाली देख रहे हैं इन द मार्केट। सो आई थिंक दैट पैटर्न विल कंटिन्यू, लेकिन ये भी इस्टेब्लिश नहीं है और ये शायद अज्यूम करना कि रेट टाइटनिंग के कारण मार्केट हमेशा गिरती है, वो भी एक शायद कुछ हद तक गलत अजम्पशन हो सकता है। अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म डेटा देखें यूएस का पर्टिकुलरली, तो बहुत सारे ओकेजन है जहाँ पे एक्चुअली रेट टाइटनिंग हुआ है, लेकिन उसके शुरुआत में स्टार्टिंग फेज ऑफ रेट टाइटनिंग में एक्चुअली मार्केट्स हैव डन बेटर, राइट, और द मार्केट्स हैव एक्चुअली गॉन अप at least in the initial stages of the rate tightening cycle। और वो इसलिए होता है क्योंकि उस दौरान एटलीस्ट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस जो होती है इकोनॉमी से, वो हमेशा अच्छी होती है, एंड मार्केट्स रिस्पॉन्ड टू दैट ग्रोथ इन अर्निंग्स फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। सो ये मान के चलना कि रेट टाइटनिंग के कारण मार्केट्स का गिरना ही एक ऑप्शन है, वो शायद बहुत सारे प्रीवियस ओकेजन्स में गलत साबित हुआ। ताई जी, अब थोड़ा सा निवेशक के लिहाज से मुझे ये तमाम समीकरण समझने हैं। हमने तमाम बाजार के ट्रिगर्स पर बात कर ली जो कि मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट करेंगे बाजार पर, लेकिन अब इनमें से वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो निवेशक को परेशान कर सकते हैं या निवेशक को रणनीति में बदलाव लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? जी, क्लियरली ग्रोथ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और आज की तारीख में आने वाले साल या 1.5-2 साल में एटलीस्ट जो टॉप लार्ज कैप कंपनीज है या निफ्टी की अर्निंग्स है, उनमें हम 15% की बढ़ोतरी आने वाले 2 साल में, मतलब ऑन कैगर बेसिस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके लिए जो एक्सपेक्टेशन या अजम्पशन हमने बिल्ड किए उसमें बहुत ज्यादा हमें दिक्कत नहीं लगती है।
गिवन द करंट स्टेट ऑफ द साइकिल और जो हम सिचुएशन कोविड रिलेटेड भी देख रहे हैं, तो उसे लगता है कि इतनी डिलीवरी हो सकती है। तो अगर ये 15% अजम्पशन के साथ हम चले तो मुझे लगता है कि निवेशकों को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि नियर टर्म वॉलेटिलिटी इन द मार्केट कैन रिमेन, स्पेशली गिवन दैट ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है विथ रिगार्ड टू इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स, वो 2022 के फर्स्ट हाफ में दिखाई पड़ेगा। हमें ये याद रखना है कि ये दिस वाज एन इवेंचुअलिटी, ये होना ही था। पहले ये उम्मीद थी कि शायद रेट टाइटनिंग साइकिल 2023 से उसकी शुरुआत होगी, लेकिन द चेंज राइट नाउ इज दैट सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड हैव ब्रॉट दिस फॉरवर्ड और उसको आगे कर दिया है उन्होंने। तो ये जो 2023 के अर्ली पार्ट में होने वाला था वो 2022 के अर्ली पार्ट में होगा। लेकिन आफ्टर दैट एडजस्टमेंट ऑफ द फर्स्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022, जैसे मैंने पहले कहा कि रिस्क एपेटाइट वापस सेकेंड हाफ ऑफ 2022 से आ सकती है। और अगर हम ये 15% जो ग्रोथ हम उम्मीद कर रहे हैं अगर वो डिलीवर कर सकते हैं, तो वो एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन अगर निवेशक आगे लेके चले तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। हाँ, हमें अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को पिछले 2 साल के कंपैरिजन में क्लियरली रिकैलिब्रेट करने हैं। तो हमें वो 25, 30, 40% वाली ग्रोथ न मिले, वी विल गेट 15%, और शायद वो थोड़ा और वॉलेटिलिटी के साथ मिले कंपेयर टू व्हाट वी हैव गॉट इन द लास्ट 18 मंथ्स। अब मुझे आपसे समझना है कि सेक्टर वाइज अगर हम देखना चाहें और मार्केट कैप वाइज देखना चाहें, लार्ज कैप्स को लेकर आपका रुझान क्या कहता है? आपको लगता है किसी भी लिहाज से ये बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर पाएंगे या इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होगा बेंचमार्क्स को ये साल आउट परफॉर्म करना लार्ज कैप्स के लिए? मुझे लगता है कि शायद लार्ज कैप्स के लिए इस साल आसानी होगी इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू आउट परफॉर्म द इंडेक्स कंपेयर टू द लास्ट 2 years, और स्पेशली अगर रिस्क की जो मात्रा है वो शायद मार्केट में थोड़ी ज्यादा रही कंपेयर टू द लास्ट 2 years, तो एक रिस्क अवर्जन एनवायरनमेंट में या लोअर रिस्क एनवायरनमेंट, हाई रिस्क एनवायरनमेंट में लार्ज कैप्स को हमने टिपिकली आउट परफॉर्म करते हुए देखा है। और वो एक फीचर शायद एटलीस्ट अर्ली पार्ट ऑफ 2022 में बना रह सकता है। हमने मिड और स्मॉल कैप्स और लार्ज कैप्स के बीच में एक भारी आउट परफॉर्मेंस देखी है वो द लास्ट 2 years, और कुछ हद तक जैसे मैंने समझा है कि रोटेशन से या मीन रिवर्जन से हमेशा से वो एक गैप जो है वो नैरो हो सकती है इन फेवर ऑफ लार्ज कैप्स। हालांकि मैं ये भी कहूंगा कि मिड और स्मॉल कैप्स की अब जो वैल्यूएशन की दर है वो ऐसी भी नहीं है जहां पे हमें मिड और स्मॉल कैप्स को पूरी तरीके से अवॉइड करना चाहिए। माहौल ऐसा भी नहीं है। मुझे लगता है अब भी रीजनेबली कंस्ट्रक्टिव माहौल है, लेकिन एक्सट्रीम्स पे हमें काम नहीं करना है। आई थिंक एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो अगर बन पाए और जहाँ पे करीब करीब 50-60% लार्ज कैप का एक्सपोजर हो और 40% 35-40% मिड और स्मॉल कैप्स का एक्सपोजर हो, और वो मुझे लगता है एक आइडियल बैलेंस रहेगा एटलीस्ट फॉर द नियर फ्यूचर ऑफ द मार्केट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। डेट को लेकर किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या पैसे लॉक इन करना शुरू कर देना चाहिए? अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें ताहिर जी, तो किस अवधि के फंड्स को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? और रणनीति के लिहाज से क्या रीशफल, क्योंकि हम रीबैलेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डेट में एक्सपोजर को लेकर रणनीति क्या अपनानी चाहिए? देखिए, एज ऑफ नाउ हमारा मानना और हमारा रुझान ये रहा है कि जो 2 year to 5 year वाला जो बकेट है ड्यूरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो दैट इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज, जहाँ पर वॉलेटिलिटी कम हो सकती है और एक जो यील्ड कर्व के हिसाब से जो स्टीपनेस है वो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली अवेलेबल है। लेकिन हालांकि जैसे मैंने कहा कि आफ्टर द बजट जो मार्केट ने रुख लिया है, स्पेशली इवन इन द लॉन्गर ड्यूरेशन 10 year की यील्ड हमने देखे करीब करीब 7 तक पहुंच के फिर थोड़ी रोल डाउन होने लग गई है। वहाँ पे एक मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में बन जाएगी, स्पेशली इफ यू नो वी एक्सपेक्ट कि जो बोरोइंग प्रोग्राम गवर्नमेंट का होना है वो शायद इतना ना हो जितना बजट के बाद समझा गया है। चलिए, किन सेक्टर्स पर आपकी नजर है अब की बार?
अगर मैं मीडियम टर्म व्यू लेना चाहूँ तो। जी, तो जैसे हमारे जो पोर्टफोलियोज की आज की कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें मैंने समझा है कि फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का हमारा रुझान है। और कुछ ऐसे पॉकेट्स है इन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, स्पेशली जैसे कि ऑटोज हो गया या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, वो एक अच्छी लेवल पे है, जहाँ पे उनको 2 साल से परेशानी हुई है, और शायद वो परेशानी धीरे धीरे कम हो जाए तो ओवर द नेक्स्ट सम टाइम। तो मुझे लगता है कि वहाँ एक कॉर्पोरेट अर्निंग्स, उनके अर्निंग्स ग्रोथ में एक बढ़ोतरी आ सकती है, एंड दैट विल बी गुड फॉर देम। और फ्रॉम एन इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंड पॉइंट, ग्लोबल सेक्टर्स में से हम एज ऑफ नाउ, जो हमने पिछले 2-3 हफ्तों में करीब करीब 15% जैसा करेक्शन देखा है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, तो एक तरीके से जो विजिबिलिटी वो देते हैं उनके लिए ये एक अच्छी वैल्यूएशन एंट्री पॉइंट फॉर वैल्यू फ्रॉम अ वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट हो गई है। तो दीज आर द सेक्टर्स ऑन विच वी हैव द बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एज ऑफ नाउ: फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एंड टेक्नोलॉजी। निवेश की एबीसीडी ऐसा शो है जहां पर हम चाहते हैं कि जिस भी शख्स से हम बात करें और बाजार के एक्सपर्ट से बात करें, थोड़ा सा उनको निजी तौर पर भी जानने की कोशिश करें ताहिर जी, ताकि निवेशकों को ये समझ में आए कि जो उनका पैसा संभाल रहे हैं वो उन्हीं की तरह के एक शख्स हैं और उनकी भी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी रही है। तो मुझे बताएं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कैसे हुई है, आपका पहला निवेश कौन सा रहा, या आपकी पहली निवेश को लेकर गलती कौन सी रही? जी, बेसिकली ओवर द लास्ट 25 years तो बहुत सारी सक्सेसेस भी है, काफी सारी गलतियां भी है। ओवर सो जब से मैं इन्वेस्ट करने लगा हूँ, आई थिंक मेरी जो क्षेत्रीय कॉम्पिटेंस रही है फ्रॉम एज एन एनालिस्ट, वो ऑटोज में रही है। कुछ हद तक मैंने इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को भी देखा है, तो आई थिंक वहाँ पे निवेश करने में मुझे ज्यादा फायदा हुआ है, चाहे वो स्टॉक्स लाइक हीरो होंडा हो या मारुति हो। मोर रिसेंटली इवन इन मिड कैप टेक्नोलॉजी में हमें अच्छा खासा मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली है, चाहे वो स्टॉक्स लाइक टाटा एलेक्सी हो या L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो। तो वैसे कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज है जो जो हमारे लिए मेरे लिए पर्टिकुलरली हैज बीन वेरी रिवॉर्डिंग। बैंक्स में भी जैसे कि फ्रॉम अ मोर लॉन्गर टर्म स्टैंड पॉइंट, कोटक बैंक or ICICI Bank are the ones which have actually worked very well for me. So I think there are अलग-अलग points पे अलग-अलग success stories रही है, and जैसे जैसे मैं मेरे करियर में आगे बढ़ता गया है, and I've been kind of exposed to different opportunities, चाहे वो growth investing हो when I was in my earlier organization, और चाहे value investing के principles हो जो यहाँ पे Invesco में पिछले 5 साल में रहने से मुझे सीखने मिली है। I think that has helped. लेकिन मिस्टेक्स भी क्लियरली हुई है, मतलब देयर हैव बीन सिचुएशंस जहाँ पे वैल्यू आप समझना चाहते हो और वैल्यू आप किसी चीज में आपको वैल्यू दिखती है, लेकिन वैल्यू इज अ वेरी पेनफुल जर्नी ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी बार आप जो सोचते हो वो हो सकता है वो या तो बहुत डिले से होता है या तो कभी होता ही नहीं है। सो यू एंड अप इन समटाइम्स व्हाट आर नोन एज वैल्यू ट्रैप्स। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में वो एक चैलेंज जरूर आती है कंपेयर टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग। सो आई थिंक इट इज अ गुड मिक्स ऑफ अलोंग द वे लर्निंग भी है, आइदर चाहे आपके विनर्स हो या लूजर्स हो, आप दोनों तरीके से आप एट द एंड ऑफ द डे आपको सीखना ही मिलता है। सो दैट इज द interesting part of my the work that we do, the business that we are in, okay, every day is a new day and every day is a new learning experience. ताहिर जी, महंगाई को मात देने वाला पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, या अगर आपका ऐसा पोर्टफोलियो है तो उसमें क्या क्या आपने एसेट क्लासेस और निवेश के विकल्पों को शामिल किया हुआ है डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से, जो कि महंगाई को मात देने वाला मुनाफा आपको देते हैं? आई थिंक हमने पास्ट में भी देखा है कि मतलब इक्विटी के अलावा कोई ऑप्शन फ्रॉम अ मोर ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म स्टैंड पॉइंट नहीं मिल पाता जिससे आप इन्फ्लेशन को ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आप बीट कर पाए। तो आई थिंक हालांकि पिछले 2-3 सालों में वो जर्नी थोड़ी और आसान हो गई है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ
जा रहे थे, तो इसलिए इक्विटी रिटर्न्स और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट थोड़े बहुत ऊपर आने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि स्पेसिफिक पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इक्विटीज में आपको आपकी निवेशन बढ़ानी ही पड़ेगी इन ऑर्डर टू बी एबल टू बीट द मार्केट। लेकिन डिफरेंट थिंग्स वर्क अंडर डिफरेंट कंडीशंस। जैसे मैंने कहा कि रोटेशन इन द मार्केट एक मार्केट की कांस्टेंट फीचर आज की तारीख में बन गई है। सो रोटेशन को ध्यान रखना, स्पेशली एट इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स इन द मार्केट, इज वेरी वेरी यूजफुल। तो आई थिंक राइट सेक्टर सिलेक्शन करके आप अपने इक्विटी रिटर्न्स को फिर भी इंडेक्स को बीट कर सकते हो, एंड यू कैन स्टिल मेंटेन अ रीजनेबली हेल्दी रिटर्न व्हिच कैन इवन बीट इन्फ्लेशन। ऑलराइट, आखिरी सवाल आपसे। जिस तरह से हम क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ता हुआ देख रहे हैं, हालांकि अभी तक तो इसको एसेट क्लास का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन टैक्स और टीडीएस जरूर लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले वक्त में हम इसको एक एसेट क्लास का दर्जा और एक रेगुलेटर मिलते हुए देख सकते हैं, लेकिन अभी वो दिन काफी दूर दिखाई दे रहा है। ताई जी, पैसे लगाएं या ना लगाएं क्रिप्टो में, या आपको लगता है कि फिलहाल इस पर आपका कोई मत नहीं है, क्योंकि देखना होगा कि चीजें कैसे रोल आउट होती हैं? क्या कहेंगे? आई वुड से कि वील हैव टू सी हाउ इट गोज, बट मुझे लगता है कि एक ही करेंसी में या एक ही डिजिटल करेंसी में भी इन्वेस्ट करना एक प्रकार का रिस्क है, जस्ट एज वी हैव टू डाइवर्सिफाई विद इन इक्विटीज। आई थिंक डिजिटल करेंसीज हो या चाहे वो न्यूअर एज टेक्नोलॉजीज हो, चाहे जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, आई थिंक वी हैव टू यूज द राइट टूल्स एंड द राइट मिक्स। वी कैन नॉट एक ही एसेट क्लास पे या एक ही सब एसेट क्लास पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। आप और का पोर्टफोलियो और भी ज्यादा वॉलेटाइल और रिस्की हो सकता है। सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसके ड्राइवर्स क्या है, उसके पीछे उसका बैकबोन क्या है। एंड आई थिंक देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज आल्सो, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, which has got wide applicability, and not just only for cryptocurrencies but even other industries. So I think और वो भी आपको एक तरीके से न्यू एज टेक्नोलॉजीज और न्यू एज करेंसीज वगैरह का पार्टिसिपेशन आपको देता है। तो आई थिंक एट वन लेवल इट इज इम्पोर्टेंट कि डाइवर्सिफिकेशन टूल्स इस एरिया में भी आप डिप्लॉय करें in order to be able to control your risk and volatility. बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर साफ तौर से एक निवेशक होने के लिहाज से आपको बाजार की चाल को देखते हुए बहुत सारे ट्रिगर्स दिखाई देंगे, और बहुत सारे ट्रिगर्स की वजह से बहुत सारा परफॉर्मेंस पर भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ आप देखेंगे। लेकिन कुल मिला के सार यही है कि निवेश विकल्पों को समझिए और अपनी रणनीति में बने रहिए, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही आपके जो भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पोर्टफोलियो में है उनका आप परफॉर्मेंस जरूर लगातार चेक करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जी, समय निकाला आपने, निवेश की एबीसीडी में आप आए और निवेशकों को गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ निवेश की एबीसीडी में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।